Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as gravitation. ये gravitation का फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा लिया, जहाँ पर मैंने आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया और उसको मतलब मल्टीपल बॉडीज अगर रहेंगे तो मल्टीपल बॉडीज में वो सिचुएशन कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ विद एन एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू, अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसके पहले वाला वीडियो आप देखें, उसके बाद ही ये वीडियो पर आया, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. Okay, so my dear children, proceeding further, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया उसका अर्थ के साथ कैसा संबंध होता है. ओके, सो हाउ डू वी अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग विथ अर्थ. तो सबसे पहली बात ये रहा अर्थ हमारा. ओके, सो अर्थ के बारे में कुछ भी सीखने के पहले आपको दो चीजें आपके दिमाग में रखना फीड कर लेना चाहिए. सबसे पहला क्या है, अर्थ का मास. सो मास ऑफ अर्थ हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए. दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. ये दो चीजें आपके दिमाग में फीड होना चाहिए. मास ऑफ अर्थ होता है 6 into 10⁻24 kg. दिस इज ऑलवेज द सेम वैल्यू. एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट 6.4 into 10⁻6 मीटर. ओके, सो ये दो वैल्यूज आपके दिमाग में फॉर श्योर फीड होने चाहिए, मास एंड रेडियस. चलो आगे बढ़ते हैं. 6.4 into 10⁻6 मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट्स बेसिकली 6400 किलोमीटर. सो ये डेटा कैसे भी आपके सामने आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. सो अब ये अर्थ एक मास है. सो अर्थ को हमेशा एक मास की तरह ही कंसिडर करो. अर्थ को वो भी अभी स्फेरिकल मास है ना, स्फेरिकल मास है तो उसको एक पॉइंट मास की तरह ही कंसिडर करो. मान लो कि भाई ये अर्थ नहीं है बल्कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अर्थ है. अब मान लीजिए आप उसके ऊपर खड़े हो या उसके सरफेस पे खड़े हो, वट एवर इट इज. ये सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, वो आप हो सकते हो या कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. सो कुछ तो भी चीज है. लेट मी डिनोट द मास ऑफ अर्थ ऑलवेज विद द सिंबल कैपिटल एम. एंड अर्थ के ऊपर जो भी चीज रहेगा उसके मास को मैं स्मॉल एम से डिनोट कर लेता हूँ फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब सीधी सी बात है, अगर किसी ने पूछा कि कोई भी बंदा अर्थ सरफेस पे खड़ा है तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो वैल्यू आप जानते हो कि इट इज G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर. इसमें r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम. सो ये एक सिली मिस्टेक कभी कभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि हाँ भाई डिस्टेंस बिटवीन, मैं तो अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ तो मेरे और अर्थ के बीच में क्या है डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस. ऐसे कभी भी कंसिडर मत करना. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अर्थ को हमेशा हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट मास कंसिडर करेंगे और ये पॉइंट मास उसके सेंटर पर होगा. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट मास और हमारे बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स यू विल हैव टू कंसीडर द रेडियस ऑफ अर्थ बिटवीन यू गाइस. ओके, एनीवे, सो ग्रेविटेशनल फोर्स on Earth's surface. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ सरफेस देखते हैं. सो अर्थ के सरफेस में सिंपल सा फंडा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा G, पहला वाला मास, दूसरा वाला मास, तो कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर. ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना. ठीक है, ये तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने बता दिया, हो गया. अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताने वाला बाय द वे. वो दूसरा चीज क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताने वाला हूं. बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है, अब सीखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आई विल राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसके बारे में सीखते हैं हम लोग. सो अर्थ अभी चलो ठीक है, एक बात तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर बॉडी अगर इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेट मी से इसका मास m है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू विच, उस एक्सेलरेशन से ये पर्टिकुलर बॉडी आगे की तरफ बढ़ते जाएगी. ये तो आप चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए. ओके, चलो ये इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि आप तो जानते ही हो,
अब जैसे कि आप तो जानते ही हो कि यहाँ पर ये अर्थ ये मास को एक्सेलरेट कर रही है, तो विद अ फोर्स ऑफ दिस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई अर्थ का, Gm_m/r²। ये जो होगा इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ए से नहीं डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे एवरी टाइम। ओके, सो व्हाट इज स्मॉल जी? इट इज नॉट ग्रेविटी, इट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज just an acceleration which is happening because of gravitational force. Every acceleration is always because of some force. This acceleration is always because of gravitational force. Okay, anyway, so when I calculate them, ये m और m cancel हो जाएगा, तो मुझे in short मिल जाएगा g का वैल्यू क्या मिल जाएगा, Gm/r²। ये एक्सप्रेशन किधर के लिए है, ऑन सरफेस, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। सर्फेस में इतना एक्सप्रेशन होता है, जी का वैल्यू होता है Gm/r²। इसमें जी का वैल्यू आपको पता है, एम का वैल्यू पता है, कैपिटल आर का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्टली भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। दैट्स हाउ वी कंसिडर स्मॉल जी's वैल्यू ऑलवेज टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव हो गया आप लोगों का। बढ़ते हैं आगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को मैंने अभी तक बता दिया है कि जी का वैल्यू, दैट इज स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सर्फेस में, अभी अर्थ सर्फेस में कितना है करके आप लोगों को पता है, इट इज Gm/r², जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 9.8 का वैल्यू आप लोगों को मिल सकता है। अब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते वक्त कितना वेरिएशन होता है, नीचे आते वक्त कितना वेरिएशन होता है, और अर्थ सरफेस में ही अगर हम लोग मूव होंगे, पोल से लेकर इक्वेटर की तरफ लैटिट्यूड वाइज मूव होंगे, तो कितना वेरिएशन होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स लर्न अबाउट वेरिएशन इन जी। ओके, सो वेरिएशन इन जी के बारे में अभी सीखना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाइट के वेरिएशन की तरफ। ओके, सो वेरिएशन इन जी विथ, वेरिएशन इन जी सीख रहे हैं हम लोग विथ हाइट सीखते हैं। अब विथ हाइट की अगर बात करें तो ये रहा हमारा अर्थ सरफेस। ओके, आप तो जानते हैं ये उसका रेडियस, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का मास कैपिटल एम है। चलो यहां से एक सर्टेन हाइट, यहां पर मतलब h हाइट पर हमारा स्मॉल m लेके गया है। सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इसका g का वैल्यू कैसे होगा, तो सिंपल सा फंडा है भाई। आप तो जानते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, दैट इज, लेट मी से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी अर्थ सरफेस में नहीं है, सरफेस है यहाँ पर है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Gm अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट r+h द होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट h। तो इन दोनों को अगर कैंसिलेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा gh का एक्सप्रेशन इज नथिंग बट Gm अपॉन r+h द होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू फॉर gh, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट। अभी आप चाहो तो इसको ना g के एक्सप्रेशन से डिवाइड भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भाई g का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज नथिंग बट Gm/r²। इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो आई विल बी गेटिंग gh/g इज इक्वल टू Gm कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये gh का r+h द होल स्क्वायर यहां पर डिनोमिनेटर में लिख लिया, g का उसके भी डिनोमिनेटर में आता है जो रिटर्न न्यूमरेटर की तरफ चढ़ जाता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड एक्सप्रेशन, दैट इज gh इज इक्वल टू r/r+h the whole square multiplied by g. So this is also very valid expression to find the value of gh. So gh के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं, दोनों सेम ही आंसर देगा, डेटा के हिसाब से यू कैन चूज कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी चलो मान लेते हैं ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि भाई आप लोगों का हाइट जो है ना दैट इज h। अभी यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं दी h इज कंसिडरेबली लार्ज। आप तो जानते हैं कि r का वैल्यू 6400 किलोमीटर, यहां पर अभी आप तो जानते हैं कि h का वैल्यू अगर बहुत ही छोटा रहेगा, मान लीजिए सिर्फ 1 किलोमीटर, देन ये r और h, r+h अगर ऐड करेंगे, r is 6400 किलोमीटर, r+h is 6401 किलोमीटर, इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ डिफरेंस, छोटा मोटा डिफरेंस ही लेके आएगा। तो वहां पर हम लोग छोटा सा एक अप्रोक्सीमेशन क्रिएट कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या है करके। सो इफ h इज वेरी लेस देन r, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात gh विल बी इक्वल टू, इसको नीचे लेके आते हैं, 1/r+h/r द होल स्क्वायर ऑब्वियसली। ओके, तो यहां पर r+h/r का ये डिनोमिनेटर अगर स्प्लिट कर देंगे तो यहां पर हमें 1 मिलेगा, ओके, प्लस h/r रहेगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय g।
जैसे कि आप जानते हो। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं, दैट इज g विल बी इक्वल टू GH विल बी इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r रेज टू -2 मल्टीप्लाइड बाय g। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अक्सर अभी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर जस्ट इमेजिन, मैं जस्ट आपको ये एक आइडिया दे देता हूं, इफ मान लीजिए a एक फैक्टर है जो बहुत ही छोटा है 1 से, देन आप तो जानते हैं कि भाई 1 प्लस और माइनस a अगर आ गया रेज टू n, कुछ तो भी है, इसका जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज नथिंग बट, पहली बात तो 1 आता है, प्लस और माइनस n टाइम्स a आता है, प्लस और माइनस वो डिपेंड करता है, माइनस a के प्लस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आते रहता है, जहां पर पहले n टाइम्स a है, फिर क्या होगा n टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, फिर n टाइम्स a क्यूब, फिर a रेज टू 4, फिर a रेज टू 5, ऐसा बढ़ता रहेगा, कहां तक जाएगा, a रेज टू n तक जाएगा। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके आगे पूरा हायर ऑर्डर्स ऑफ a रहेगा। सो यहाँ पर a रेज टू 1 रहेगा, उसके बाद a रेज टू 2 आएगा, a रेज टू 3 आएगा। आप पूछोगे सर आप इतने श्योर कैसे हो, आप ही सोचो ना, जब होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर तक आके रुकता है ना, तो होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 प्लस a द होल स्क्वायर रहता तो क्या होता है 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। आप देख रहे हो पहले 1 था, फिर a रेज टू 1 आया, फिर a रेज टू 2 आया। 1 प्लस a क्यूब अगर रहेगा तो 1 प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब। आप देख रहे हो 1 प्लस 3a रेज टू 1, फिर a रेज टू 2, फिर a रेज टू 3, फिर 4 के लिए भी ऐसा, पहले a रेज टू 1 आएगा, फिर a रेज टू 2 आएगा, फिर a रेज टू 3 आएगा, फिर a रेज टू 4 आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब a रेज टू n रहेगा यहाँ पर, तो वो a रेज टू 1, a रेज टू 2, a रेज टू 3 ऐसा n तक जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज नथिंग बट, यहाँ पर पूरे के पूरे हायर ऑर्डर्स ऑफ a रहेगा। अब आप तो जानते ही हो कि भाई a ऑलरेडी 1 से बहुत ही छोटा है, तो हायर ऑर्डर मतलब a स्क्वायर अगर a ऑलरेडी छोटा है 1 से, तो a स्क्वायर तो a से भी बहुत छोटा होता है, आप तो जानते ही हो, बिकॉज सी जब 1 से छोटा कोई नंबर है मतलब 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, सी मैं प्रूव करता हूं कि a स्क्वायर इवन लेसर देन a। वाई, मान लीजिए a इज 0.1, जस्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, द स्क्वायर ऑफ 0.1 इज 0.01, सी इट्स लेस। मान लीजिए a is 0.5, the square of 0.5 is 0.25, see less it is। So what I'm trying to say, if a number is less than 1, the square of that number which is less than 1 will always be lesser than the original number। क्यूब कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, रेज टू 4 कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, तो इसी वजह से 1 के साथ कंपैरिजन में हायर ऑर्डर्स को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। So what are we going to do? We are going to neglect this, निग्लेक्ट। ओके, सो निग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 प्लस और माइनस a रेज टू n विल बी इक्वल टू 1 प्लस और माइनस n टाइम्स a। सेम लॉजिक यहां पर लगाते हैं, यहां पर भी अगर आप देखेंगे ओवर हियर h अपॉन r जो है ना बहुत ही छोटा है 1 से, तो मैं बोलूंगा सिमिलरली h अपॉन r इज वेरी लेस देन 1। आप पूछोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप 1 अपॉन h अपॉन r छोटा है करके। माय डियर चिल्ड्रन, आप तो जानते हैं कि h तो r से छोटा है, आप एक काम करो दोनों तरफ r से डिवाइड करो, यहां पर आएगा h अपॉन r, यहां पर आएगा 1, दैट मींस h अपॉन r इज वेरी लेस देन 1, जिसका मतलब ये सेम लॉजिक यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो gh विल बी इक्वल टू 1, ये -2 को यहां पर क्या किया, n को मल्टीप्लिकेशन पे उतार दिया, वैसे ही -2 को भी मल्टीप्लिकेशन पे उतार देंगे, -2h अपॉन r multiplied by g। So this can be your expression only under one condition, that h should be very less than r। When h is very less than r, उसी कंडीशन में, that is h का वैल्यू समझ लीजिए यार, एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर तक तो हम लोग आराम से ये कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन 200 किलोमीटर तक भी कंसिडर कर सकते हैं। 200 के आगे जाएंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना h का वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन सिर्फ और सिर्फ छोटे वैल्यूज के लिए काम करेगा, जितना h का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही अप्रोक्सीमेशन हमारा रॉन्ग होता जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों का हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर वेरिएशन इन जी का सेकंड वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज विथ डेप्थ। ओके, डी विथ डेप्थ। अब विथ डेप्थ के साथ कैसे चेंज हो जाएगा, मान लीजिए दिस इज आवर अर्थ, ओके, दिस इज द सेंटर, ये उसका टोटल रेडियस रहेगा। मान लीजिए बॉडी यहां से लेकर यहां तक नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अभी मैं काम करता हूं, यहां पर एक इमेजिनरी स्फीयर बना लेता हूं। चलो ठीक है भाई, इमेजिनरी स्फीयर बन गया मेरा।
ओके, अब मान लेते हैं कि ये इधर से इधर तक जो डेप्थ नीचे की तरफ आया होगा ना, उस डेप्थ को मैं बुला लेता हूँ डी। ओके, आप तो जानते हैं कि टोटल डिस्टेंसेस आर, दैट मीन्स ये जो रेडियस रहेगा दैट विल बी आर माइनस डी। ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना, इतना दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि सिंपल सा फंडा है, मैंने नीचे एक स्फीयर क्यों बनाया बताता हूँ मैं। यहाँ पर अगर हमारा बॉडी रहेगा तो होता क्या पता है, ये स्फीयर को दो हाफ में तोड़ेंगे हम लोग, दो पार्ट्स में। ऊपर वाला पार्ट मतलब मैं इसको थोड़ा सा गैप के साथ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। मान लीजिए मैंने स्फीयर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। सो दिस पर्टिकुलर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एन अट्रैक्शन फ्रॉम द अपर पार्ट एज वेल एंड एन अट्रैक्शन फ्रॉम द लोअर पार्ट एज वेल। सो दोनों पार्ट से अट्रैक्शन होती है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली नीचे ज्यादा मास होने की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन जो होती है वो नीचे की तरफ एक्सपीरियंस होती है। सो रिजल्टेंट अट्रैक्शन कितना होगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर वो प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूँ जिसमें से आप लोग डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब चलो यहाँ पर अभी डायरेक्टली आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, सिंपल सा फंडा है। आप सिंपल सा इतना ध्यान में रखना, जितना अंदर आए वहां से एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ। अज्यूम कर लो कि बाहर के स्फीयर के वजह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के स्फीयर की वजह से ही इन्फ्लुएंस हो रही है। ये क्यों होती है इसका डिटेल रीजनिंग मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाल फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अंदर का स्फीयर ही आपको कंसिडर करना है, तो आपको वो ऊपर नीचे का कटने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है ना, वो रिजल्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो अब वन बाय वन करते हैं। अब हमारा बॉडी अगर सरफेस में है तो on the surface g is equal to gm upon r square, जैसे कि आप जानते हैं। मास की जगह पे मैं लिख सकता हूं g upon r square, मास की जगह पे लिखूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नाउ दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम कैन बी रिटन एज g डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब। ये नीचे ऑलरेडी r स्क्वायर है। एक कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास बचेगा 4/3 पाई g रो r। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे डेप्थ में आएगा, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे का कैंसिलेशन के बाद मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट बचेगा, रिजल्टेंट विल बी इफेक्टिवली ड्यू टू, मान लीजिए ये छोटे स्फीयर की वजह से जितना भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होना चाहिए उतना ही होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दैट मींस एट डेप्थ डी, डेप्थ डी पर जी डी, दैट विल बी जी। मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा स्फीयर ही कंसिडर, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा स्फीयर ही कंसिडर करना है जिसका रेडियस होगा आर माइनस डी। ओके, सो इसका मास रहेगा, लेट मी कॉल इट एज एम डी, इसका मास रहेगा, रेडियस रहेगा आर माइनस डी द होल स्क्वायर। ओके, सो एम डी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी एम डी की जगह पे वापस मैं वही सेम स्टोरी लिखता हूँ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये होगा आर माइनस डी द होल स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई, वॉल्यूम मतलब इस छोटे वाले का वॉल्यूम है, इट इज नथिंग बट आर माइनस डी द होल क्यूब। कैंसिलेशन हो जाएगा, यहां पर फाइनली हमारे पास आंसर बचेगा जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम कीजिए, 1 और 2 दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए। 2/1 अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, LHS में तो मिलेगा जी डी अपॉन जी, बाकी RHS में 4/3 पाई जी रो, इतना सब तो कैंसिल होने के बाद बचेगा आर माइनस डी, ऊपर बचेगा नीचे आर बचेगा। डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दीजिए, जी डी अपॉन जी विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। ये जो जी है इसको दूसरे तरफ लेके जाइए, जी इस तरफ आ जाएगा एंड दैट्स योर आंसर। सो यहाँ पर हाइट के केस में क्या होता था, हाइट के केस में अगर ज्यादा हाइट रहेगा तो अलग फॉर्मूला यूज करते थे, कम हाइट रहेगा तो एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला अलग हमारे पास था। लेकिन डेप्थ के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना डीप में जाएंगे डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला, छोटा डेप्थ हो बड़ा डेप्थ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब आप सोचोगे सर ऐसे क्यों, इधर अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं? बेटा हाइट में ना इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी जा सकते थे, लेकिन डेप्थ में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स कितना जाएंगे हम लोग, सेंटर तक जाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स अगर सेंटर तक भी गया, ओके, तो क्या होगा, डेप्थ का वैल्यू हो जाएगा आर। सो अंदर घुस के सेंटर तक भी आ गया तो डेप्थ का वैल्यू इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। डेप्थ का वैल्यू अगर रेडियस हो जाएगा तो एट सेंटर हो जाएगा। इफ डी इज इक्वल टू आर, दैट इज मैं बोलूंगा एट सेंटर ऑफ अर्थ। सो जी सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी इज इक्वल टू आर, दैट इज आर अपॉन आर
multiplied by g. r upon r is how much? 1. 1 minus 1 is how much? 0. So basically gravitational, the acceleration due to gravity at center of the earth will always be equal to 0. होना भी तो वैसे ही चाहिए ना. सेंटर में क्या है, ऊपर से जितना अट्रैक्शन होती है नीचे से भी उतना ही अट्रैक्शन होती है, तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. Am I clear? सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने आपको सिखाया कि डेप्थ में जितना हम लोग जाएंगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ता है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग. हाइट के केस में भी इधर नेगेटिव साइन था, डेप्थ के केस में भी इधर नेगेटिव साइन था. दोनों में एक चीज समझ में आना है कि भाई डेप्थ जितना बढ़ाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है. हाइट में भी नेगेटिव था, इसका मतलब हाइट जितना बढ़ाएंगे उतना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा. मतलब दोनों केस में एक बात तो क्लियर है, सरफेस से तुम ऊपर जाए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, सरफेस से तुम नीचे आए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस होती है हमेशा. ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. सो माय डियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को मैं बोलूंगा कि इसी एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, रोटेशनल मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन रिलेटेड, मोशन इन अ प्लेन में जो सर्कुलर मोशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाया है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. वो अगर है तो कोई टेंशन नहीं है. चलो देखते हैं आगे. यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा अर्थ है. ओके, हाँ, बाय द वे वेरिएशन, कैसा वेरिएशन है वो भी तो बताना बाकी है ना. सो यहाँ पर इस बार मैं आपको जो वेरिएशन बताने वाला हूँ ना, ये वेरिएशन इज नथिंग बट variation with latitude it is. देखते हैं कैसा वेरिएशन है ये. सो इट्स लाइक, मान लीजिए दिस इज आवर अर्थ. ओके, ये हमारा अर्थ है. दिस इज द पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ओके, ये हमारा एक्सिस ऑफ अर्थ रहेगा, ये हमारा इक्वेटर रहेगा. सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज एक्सिस. सो मान लीजिए हम यहाँ पर है सरफेस के, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं. अब इसका लैटिट्यूडल पोजीशन अगर आपको जज करना है तो एक काम करते हैं, इधर से इधर तक जो रेडियस हम लोग बनाएंगे वो रेडियस ने जो भी एंगल बनाया होगा इक्वेटर के साथ उसको मेजर करते हैं. लेट मी मेजर दैट पर्टिकुलर एंगल एज फाई. सो फाई इज व्हाट? इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, एज यू गाइस नो, ये एक्सिस के दम पे हमारा अर्थ क्या होता है? रोटेट होता है. रोटेट होगा तो क्या होगा? ये पर्टिकुलर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. ये तो आप जानते ही हो कि अर्थ रोटेट होती है, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है. सो व्हेनेवर दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये बॉडी ने जो भी रेडियस बनाया होगा, जो भी सर्कल बनाया होगा, वो सर्कल का रेडियस इज एक्चुअली स्मॉल आर. इस रेडियस को मैं बुलाता हूँ स्मॉल आर. अब किसी ने पूछा कि भाई स्मॉल आर का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखते हैं कैसे फाइंड करना है. ये अगर फाई है, इफ दिस इज फाई अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल थ्योरम, दिस इज आल्सो फाई, है ना. इफ दिस इज फाई, ये 90 है, दिस इज हाइपोटेन्यूज व्हिच इज कैपिटल आर, दिस इज एडजेसेंट व्हिच इज स्मॉल आर. मैं इसका एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं. कैसे निकाल सकता हूं? आई विल से cos फाई विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जिसमें से मैं बोल सकता हूं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय cos फाई. आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करने वाले हैं. एज ऑफ नाउ इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई, बाद में देखते हैं जरूरत क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा. नाउ द होल कॉन्सेप्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस विद यू गाइस क्या है. अब ये जो पर्टिकुलर कोई इंसान अगर यहाँ पर खड़ा है, आप तो जानते हैं कि उसको अर्थ है ना, सी अर्थ हमेशा नीचे की तरफ नहीं खींचता है, अर्थ हमेशा हमें उसके सेंटर की तरफ खींचता है. मतलब अगर कोई इंसान यहाँ पर भी खड़ा होगा, इंसान का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहाँ पर भी कोई खड़ा होगा तो उसको भी अर्थ है ना ऐसे सेंटर की तरफ खींचता है, अर्थ इधर भी सेंटर की तरफ खींचता है. यहाँ पर भी कोई चीज है ना वो कभी ऐसे नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा अर्थ की तरफ गिरता है, टुवर्ड्स अर्थ गिरता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ गिरता है. सो एवरी टाइम द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्स है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो अंदर की तरफ जा रही है. लेट मी कॉल दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी. स्मॉल जी करके बुला लेता हूं मैं यहाँ पर. ओके, ये स्मॉल जी है. अब ठीक है भाई, इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है. देन उसके अलावा आप तो जानते हैं कि जब भी कोई चीज को हम घुमाते, फॉर एग्जांपल अर्थ जब घूम रही है तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज है उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, किस तरफ? बाहर की तरफ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा बाहर की तरफ, उसके वजह से एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा बाहर की तरफ. लेट मी कॉल दैट एक्सेलरेशन एज रेडियल एक्सेलरेशन. आप तो जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा. ये रेडियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ जा रही है. ओके, अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, ये होगा फाई. ओके,
तो यहां पर आएगा ए आर कॉस फाई और यहां पर आएगा ए आर साइन फाई. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर ए आर साइन फाई अलॉन्ग द सर्फेस है. अलॉन्ग द सर्फेस मतलब हमारे लिए सर्फेस ऐसा अलॉन्ग द सर्फेस. आप तो जानते हैं कि सर्फेस में फ्रिक्शन होता है. अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ए आर मतलब साइड में से ऐसा कोई भी खिसकने का फोर्स होगा भी ना तो भी क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा. फ्रिक्शन का वही काम है. तो बेसिकली ए आर कॉस फाई विल नॉट बी फंक्शनिंग बिकॉज इट विल बी कैंसल्ड बाय फ्रिक्शन. बट फिर भी कौन फंक्शन करेगा, ए आर साइन फाई विल नॉट बी फंक्शनिंग बिकॉज इट विल बी कैंसल्ड बाय फ्रिक्शन. तो यहां पर मैं ये अब तक जो भी डिस्कस किया ये सारी चीजें यहां पर मैं लिख के बताता हूं आपको. दैट इज व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग the body at angle phi from the equator will experience a pseudo force. एक्चुअली स्यूडो फोर्स बोलने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, विल एक्सपीरियंस ए आर ड्यू टू एफ सी एफ. मैं शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ. एफ सी एफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, अब ये ए आर का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई. हाँ ठीक है, ए आर अभी ए आर जो है ना, ए आर को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक अलॉन्ग द सर्फेस, एक परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ए आर कैन बी resolved into two components. Okay, one will be AR sin phi along the surface, which will be cancelled by friction. The other one is AR cos phi. AR cos phi ऊपर की तरफ, which will oppose G, which will oppose G. अब G इस तरफ एक्ट हो रही थी, उसको कोई तो भी ओपोज कर रहा है. तो अभी हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वो एक्चुअल G से इक्वल नहीं होगा, वो G माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा. सो असली G को उसने थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया, जिस वजह से एक नया G अभी जनरेट हो रहा है. ओके, देयरफॉर apparent G at phi, okay, will be, मैं उसको G डैश करके बुला लेता हूं, that will be G minus AR cos phi. ओके, G माइनस AR cos phi. और ये AR क्या है, AR इज रेडियल एक्सेलरेशन, राइट. सो उसके जगह पे मैं लिखूंगा R ओमेगा स्क्वायर. अब बोलोगे सर आपने कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा. बेटा यहाँ पर दिस AR इज प्योरली फॉर द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का AR विल बी इक्वल टू सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ये सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, एंड देन ये स्मॉल आर के जगह पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर कॉस फाई. दैट इज नथिंग बट कैपिटल आर कॉस फाई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई. सो कुल मिलाकर मुझे क्या मिलेगा, G माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos square phi. That will be the value of G dash. This expression is extremely important. Am I clear, my dear children? Okay, so what will happen, phi का value अगर 0 डाल दिया तो इक्वेटर में क्या मिलेगा आपको, G dash will be equal to G minus R omega square, and ये होगा इक्वेटर का. देन पोल्स के लिए G डैश विल बी इक्वल टू, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं G E Q करके लिख लेता हूं, एंड यहां पर मैं लिखता हूं G P करके लिख लेता हूं. G P विल बी इक्वल टू G, यू नो व्हाई, बिकॉज फाई को जैसे हम लोग 90 डाल देंगे, जैसे हम लोग फाई को यहां पर 90 डाल देंगे, वैसे के वैसे ही cos 90 विल बिकम 0. इस वजह से ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा. तो पोल्स में G
P इज इक्वल टू जी मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें से कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा. दैट मीन्स पोल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है एंड इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपैरेटिवली सबसे कम होता है. सो पोल में सी वेट इज व्हाट mg. ओके, वेट इज mg, तो पोल का mg ज्यादा होगा एंड इक्वेटर का mg कम होगा comparatively. Okay, so this is the difference. This is how the g can vary from pole to equator and so on it goes on. Okay, so इक्वेटर में कम, पोल में सबसे ज्यादा, वापस इधर आएगा कम, वापस ज्यादा, वापस कम, ऐसा चलता ही रहेगा. Okay, so my dear children, please pause the video and make a note of it. आई बिलीव सभी लोगों का हो गया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या सिखा, इट वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालने का, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग सिचुएशंस में कैसे वेरी होती है. 3 अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं. ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन लाइक व्हाइल द चैप्टर इज प्रोसीडिंग फर्दर. ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा. मैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा. दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.